नमस्कार, लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम मनोरोगियों के हित से जुड़े कानूनी प्रावधान की आपको जानकारी देंगे। मनोरोग को मानसिक विकार और दिमाग की बीमारी भी कहा जाता है। ये व्यक्ति के भावनाओं, व्यवहार, मूड और सोचने की क्षमता को नकारात्मकता रूप से प्रभावित करते हैं। मनोरोग की वजह से धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ता है और यहाँ तक कि एक दिन जिंदगी को ये बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने लगता है। मनोरोग इतना खतरनाक हो सकता है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। मनोरोग को मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बिना जीवन के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। जब मनोरोग गंभीर हालत में पहुंच जाता है तब उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सरकार ने 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट लाया था, जो कि मनोरोगियों के इलाज और हित से जुड़े तमाम पहलुओं को कानूनी प्रावधान के तहत निश्चित करता है। ये एक्ट मनोरोगियों के मानवाधिकार की भी रक्षा करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं इस विषय से जुड़ी हुई तो आप फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो चलिए एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। मनोरोगियों के हित से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर कानूनी सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो कानूनी सहायता के लिए आप ये नंबर्स डायल करें और कानूनी सहायता आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर फिर से दोहरा देती हूँ 01206127 01206127 ये दो नंबर्स हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपने समाधान के लिए आप जो चाहे सवाल हमारे कानूनी विशेषज्ञ से कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और नवीन पांडे जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर मानसिक रोगी किसे कहते हैं? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहला मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन 1987 में पारित किया गया था। जी। उस समय की जो परिभाषा थी कानून में, उसको यदि हम देखें तो उस परिभाषा के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानसिक मंदता के अलावा किसी अन्य मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी माना जाता था। जी। लेकिन अब नया कानून आ चुका है, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। अब इस अधिनियम में जो मानसिक बीमारी है उसको कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। जी। तो चलिए एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से बता देते हैं कि आखिर आज का हमारा विषय क्या है और आप इस पर कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है मनोरोगियों के हित से जुड़ी कानूनी जानकारी। तो इस पर आप इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है और आप किसी सवाल का समाधान चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे जुड़ी कानूनी जानकारी क्या हो सकती है, कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ें, कैसे मनोरोगियों को लेकर आप आगे बढ़ें, तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर कानूनी सहायता ले सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 ये दो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। जी नवीन पांडे जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। जी, नए कानून में ये कहा गया है, इस बीमारी को जोड़ा गया है सोच, व्यक्ति की मनोदशा, उसकी धारणा, अभिविन्यास या स्मृति
इससे संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये कई कारण से हो सकते हैं। और जब ये विकार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है जी या वास्तविकता को पहचानने की या जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जो व्यवहार आवश्यक है उसको पहचानने की क्षमता यदि चली जाती है, जी या शराब या किसी प्रकार के ड्रग्स के दुरुपयोग या सेवन से जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं या मानसिक शक्तियों को जो बाधा पहुंचती है, उनको मानसिक रोग कहा गया है। जी बिल्कुल। नवीन पांडे जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक रूप से बीमार कैदी किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, मानसिक रूप से बीमार कैदी जिसे भी मनोरोग हो, जिसे भी मानसिक रोग हो, जैसा कि पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया, जी वह व्यक्ति है ना। अब ये व्यक्ति जिसने किसी प्रकार का अपराध किया है और उसको कैद में भेजे जाने की आवश्यकता है जी, और कैद में भी उसको जेल में डालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्योंकि वो मानसिक रोग से ग्रसित है, इसलिए उस व्यक्ति को किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग होम में जी या जेल के अंदर किसी ऐसी अलग फैसिलिटी में जहां पर उसके मानसिक रोग का इलाज किया जा सके, इस बाबत यदि उस व्यक्ति के संबंध में कानून की धारा 27 के तहत यदि कोई आदेश पारित किया गया है कि इस आरोपी को इस प्रकार की कैद और इलाज की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कैदी कहते हैं, जिसको या तो जेल में कैद रख के इलाज किया जा रहा हो जी या मानसिक अस्पताल के अंदर। जी बिल्कुल नवीन जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से दोनों ही चीजों को डिफरेंशिएट करके समझाया, तो हमारे दर्शकों को भी इस बारे में समझ में आया होगा। नवीन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो मानसिक रोगी होते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो इन लोगों को दी जाती हैं? देखिए, मानसिक रोगियों के लिए जहां तक सुविधाओं का सवाल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर सरकारें काम कर रही हैं जी। इनमें शामिल है मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का इलाज, इनके इलाज की सुविधा, इनके पुनर्वास की सुविधा, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मानसिक रोगियों को घर परिवार वाले भी त्याग देते हैं, वो भी उनकी देखभाल नहीं करते, तो इसलिए इनके लिए पुनर्वास की सहायता प्रदान करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और उसका रोकथाम जी, ये सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइंस, मोबाइल एप्स, ये भी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि किरण हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, मानस मोबाइल ऐप लाया गया है, मनोदर्पण योजना। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इलाज से संबंधित क्या क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है। जी। सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है, जो कि सन 1982 में शुरू किया गया था, और मनोरोगियों के इलाज के लिए ये सबसे पहला कदम था जो हमारे भारत सरकार ने उठाया था। जी। इसके बाद सन 1996 आते आते जिला स्तर पर भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए, जिनको हम DMHP कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये भी चल रहा है काफी समय से। निमहंस की स्थापना की गई 1925 में। ये सबसे प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, जहां पर मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार और उन पर रिसर्च भी किए जाते हैं, और इसी चीज के लिए ये संगठन समर्पित भी है। इसके बाद जो किशोर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो मनोरोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी RKSK यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम से प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत उनके मानसिक स्वास्थ्य की और उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण और उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जी। इसके अलावा अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बीमा का प्रावधान किया गया, जिसके तहत
इवन जो मनोरोग हैं उसको भी इस बीमा में शामिल किया गया और टोटल 17 तरह की बीमारियों और अलग अलग तरह के टेस्ट जो है मनोरोग से संबंधित उनको भी इंक्लूड किया गया है आयुष्मान भारत योजना में। इसके अलावा जो मानसिक रूप से ग्रसित मरीज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके लिए पेंशन की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। पेंशन के अलावा अब जो मनोरोगी होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के लीगल एड स्कीम्स भी सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि उनको भी अदालतों में सहायता दी जा सके और उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो ये कुछ प्रावधान है जो सरकारों द्वारा की गई है जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलजुल कर काम करती हैं और इन कार्यक्रमों को चलाती हैं। जी बिल्कुल। नवीन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेट अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज की स्थापना क्यों की जाती है, क्योंकि अथॉरिटी की क्या भूमिका रहती है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी ठीक है, जो मेंटल स्टेट अथॉरिटी है मेंटल हेल्थ सर्विसेज के तहत इसकी जो भूमिका है वही इसकी आवश्यकता भी है। जी तो अब इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो ऐसा है कि स्टेट अथॉरिटी इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करें और इनका एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसको जनता के लिए उपलब्ध कराए। ऑफलाइन भी अपने दफ्तरों में या विभिन्न सेंटर्स में रख सकते हैं, साथ ही साथ इसको ऑनलाइन भी पब्लिश करना जरूरी होता है। इसके अलावा जो राज्य में विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान कार्यरत हैं उनके लिए गुणवत्ता और सेवा प्रावधान के मापदंडों को विकसित करना यह जिम्मेदारी भी स्टेट अथॉरिटी की होती है। जी। इसके बाद राज्य में जितने भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हैं उनकी निगरानी करना और उनके सर्विसेज को मॉनिटर करना और उनमें यदि किसी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं या कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन पर कार्रवाई करना ये भी स्टेट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। हाँ। उसके बाद जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो पेशेवर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके काम करने के लिए राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रावधान करना, साथ ही जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी नर्सेज हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी रजिस्टर किया जाता है, उनकी सूची बनाई जाती है और उसको प्रकाशित की जाती है ताकि मनोरोगियों को लाभ मिल सके। जी। और कानून में जो ये कानून के अनुपालन उचित तरीके से हो उसके लिए प्रवर्तन अधिकारियों को भी नियुक्त करता है, उनको सुपरवाइज करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि मनोरोगियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें सही समय पर उचित लाभ मिल सके विभिन्न सरकारी प्रावधानों का। बिल्कुल। नवीन जी, कई और सवाल हैं इससे जुड़े हुए जो हम आपको मनोरोगियों के हित से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी का कोई भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, यदि आप इसका समाधान चाहते हैं या इससे जुड़े हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। नवीन जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से पूरे ही मानसिक रोगियों के लिए जिस तरह से जो चीजें होती हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या कुछ मुहैया उन्हें कराया जाता है सरकार की तरफ से, ये बेहतर तरीके से बताया। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मानसिक अस्पताल में जो भर्ती होने के नियम होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, किस तरह से भर्ती उन्हें किया जाता है, साथ ही साथ और वो ऐसे कौन से अस्पताल हैं जहां पर इन लोगों को भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भर्ती होने की प्रक्रिया क्या जी। तो मानसिक स्वास्थ्य कानून जो है इसके अंदर दो तरह के प्रावधान हैं, दो प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत भर्ती हुआ जा सकता है। एक तो स्वैच्छिक प्रक्रिया है
और दूसरी है समर्थित प्रक्रिया। स्वैच्छिक प्रक्रिया वो है जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई बालिग व्यक्ति है और उसे यह एहसास होता है कि वह किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रसित है और उसे इलाज करवाने की आवश्यकता है जी। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अस्पताल में पहुंच के और वहां पर अनुरोध कर सकता है कि उसकी जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो उसका इलाज शुरू किया जाए। ये स्वैच्छिक प्रवेश होता है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वह नाबालिग है, वह खुद के लिए फैसले अपने नाबालिग होने की वजह से नहीं ले सकता जी। ऐसी स्थिति में उसके जो भी गार्जियंस होते हैं, गार्जियंस यदि जाकर के अस्पताल में अनुरोध करते हैं कि उस नाबालिग व्यक्ति की जांच पड़ताल करके यदि आवश्यक हो तो उसके इलाज के लिए उसको भर्ती किया जाए, यह भी स्वैच्छिक प्रवेश माना जाता है जी। अब आते हैं उन लोगों पे जहां पे या तो व्यक्ति बालिग है और स्वयं के लिए वह निर्णय नहीं ले सकता, या फिर यदि नाबालिग है तो उसके लिए कोई गार्जियन नहीं है, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति बालिग तो है लेकिन उसे समझ ही नहीं है कि वह किसी मनोरोग से ग्रसित है जी। और उसे इलाज की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में या तो परिवार के कोई सदस्य या फिर कोई मित्र या करीबी रिश्तेदार कोई भी जाकर के उनको दाखिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, अनुरोध कर सकता है अस्पताल में, और उस अनुरोध पर उस व्यक्ति को प्रवेश मिल सकता है इलाज के लिए। इसको समर्थित प्रवेश कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरी प्रक्रिया भी है जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी लेकर के नहीं जाता है जी। लेकिन वो व्यक्ति समाज के लिए अपने मनोरोग की वजह से खतरा बन चुका है और ऐसे व्यक्ति को फिर या तो कानूनी तरीके से या तो पुलिस लेकर के जाती है कोर्ट में जी। या किसी व्यक्ति की शिकायत पर उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया जाता है और फिर कोर्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में कोर्ट आदेश पारित करता है और उस आदेश के तहत भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है जी। तो ये तरीके हो गए, नियम हो गए किस किस तरीके से व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मानसिक अस्पताल कौन से होते हैं। तो मानसिक अस्पताल उन्हें माना गया है कानून के अंदर जी। जो या तो इन कानूनों के लागू होने के पहले से मनोरोग अस्पताल के तौर पर काम कर रहे थे या ऐसे अस्पताल जो इन कानून के आने के बाद कानून जो कानूनी प्रक्रिया है उनका अनुपालन करते हुए जिन अस्पतालों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है जी। या सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान जो मनोरोग अस्पताल के तौर पर काम कर रही हैं, हाँ जी। इन अस्पतालों को मनोरोग अस्पताल माना गया है। जी बिल्कुल। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समझाया इतने बेहतर तरीके से कि मानसिक रोगियों के हक क्या हैं, अधिकार क्या हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने के नियम क्या हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के क्या हक हैं, बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।